हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल सबके? प्लीज डू लेट मी नो, क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? प्लीज गिव मी द क्विक एक्नॉलेजमेंट इन द चैट सेक्शन if I'm audible as well as visible to you all clearly. Good evening to all of you. Yes. Good evening everyone. Great. Thank you so much for your acknowledgement. So, first thing first, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ज्योग्राफी से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पे हमने पिछली क्लास में छोड़ा था उसे हम कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल ऑल्सो केटर सम ऑफ योर क्वेरीज रिलेटेड टू द नोट मेकिंग एंड आपको कैसे आगे अपनी प्रेपरेशन को लेकर जाना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, इन सब चीजों को भी आज की क्लास में हम देखेंगे। राइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो मेजर एस्पेक्ट होगा वो होगा दो टॉपिक्स को खत्म करना। पहला, हम शुरुआत करेंगे यहां पर इंटीरियर ऑफ अर्थ को एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रॉक्स के चैप्टर को। ठीक है, आपको मैं पहले ही एक बात बता देता हूं, जैसा कि आपको जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली क्वेरी है वो ये रहती है कि ठीक है, मैं बॉडी वेव्स एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सबसे पहली क्वेरी ये है कि क्या हम एनसीईआरटी पढ़े या एनसीईआरटी वाला, राइट, या हम देखें एनसीईआरटी वाला या हम कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। राइट, सबसे पहली चीज, फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको जो चीज बता रहा हूं आप उस पर गौर कीजिएगा। इस केस के अंदर आपके लिए इन सेगमेंट्स में सबसे जरूरी है सबसे पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करना। यहां पे जो भी मैं क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा उसे आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें एंड उसके साथ साथ इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि नोटबुक में क्या लिखना है। सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन बोर्ड, एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन बोर्ड, एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन बोर्ड नीड्स टू बी देयर इन योर नोटबुक। राइट, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए। एक बात, ये किस लिए काम आएगा? दिस विल बी हेल्पफुल इन रिवाइजिंग थिंग्स। राइट, ये आपके रिवीजन में बहुत ही मदद करेगा। एक बात तो ये हुई। उसके साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज होगी, तब हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब बढ़ेगी तब हम आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। राइट, उस एडवांस लेवल पे आप अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको इन नोट्स में ऐड करते रहेंगे। ठीक है जी, एक बात तो ये हुई। उसके बाद कंपाइल्ड नोट्स, आप कुछ नहीं, आप अपने डाउट्स मत पूछिए आपकी कंपाइल्ड नोट्स का क्या करूं, मैंने एक नोटबुक खरीद ली उसका क्या करूं, बेच आऊं बाजार में या क्या करूं, उन सब चीजों का। व्हाट यू नीड टू डू इज, वट एवर I am trying to explain you here in the class, this shall be your moral duty to understand each and everything comprehensively and thoroughly. This shall be your responsibility, moral duty, right? Nothing beyond than that is required. अगर कोई एक व्यक्ति जिसको इतना एक्सपीरियंस है वो आपको ये बात बोल रहा है तो आई होप आप इस चीज को समझेंगे, मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और आत्मसात करेंगे। और इसमें क्या है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद से एहसास होने लगेगा कि एनसीईआरटी धीरे धीरे कवर होती जा रही है। जहां तक बात है चैप्टर बाय चैप्टर चीजों की, जब हम चैप्टर बाय चैप्टर चीजों की बात करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट थिंग। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो क्लासेस हैं, दीज क्लासेस, ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस के अंदर मैंने आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करना है। और फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए, फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए ये क्लासेस रखी गई हैं। और इस फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए जिन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी उन चैप्टर्स को हम, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उन सब चैप्टर्स को हम इस सीरीज के अंदर आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे।
राइट, डन। सो अगर आप 2030 में एग्जाम देने वाले हैं या 2035 में देने वाले हैं, तब भी बात हमेशा सेम रहेगी, बट यह है कि शायद 2035 तक जब एग्जाम आएगा तब मैं क्या पता आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं या ना पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बट फॉर ये बात यह है कि आपको अभी इस समय पे जो बात मैं पढ़ा रहा हूं वो आप बहुत अच्छे से करें। पेन कौन सा यूज करें? आप पेन वो यूज करें जिससे लिखा जाए, जो लिखते हुए आपको विजिबल हो, है ना। ऐसा ना हो कि वो इनविजिबल पेन हो, ठीक है। ऐसा पेन यूज करें। कहीं ऐसा हो कि आप ऐसा पेन यूज कर रहे हैं जिसको लिटमस पेपर डाल के फिर देखने को मिले, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉपी कौन सी यूज करें? व्हाइट पेजेस यूज करें, क्योंकि फाइनली आपको व्हाइट पेजेस पे ही लिखना है, ठीक है। डन, चलिए। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो अब आज के बाद ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि सर एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी वाला पढ़ें। आप वो टेंशन छोड़ दीजिए। आपको जो मैं क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हूं, प्लीज गो थ्रू विद दैट कंटेंट थोरली, क्योंकि आगे चल के जब आप एडवांस क्लासेस में हमसे मिलेंगे तब इसी के ऊपर हम अपनी पूरी स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। फिर एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर, एनसीईआरटी वाला का कोई भी चैप्टर, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए या आपके साथ क्लासेस में डिस्कस ना हो। द प्रॉब्लम इज ज्योग्राफी के अंदर डेवलपमेंट्स हैं। आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में 4 लाइनें लिखी हैं, तो 11th में उन 4 लाइनों का इलेबोरेशन बहुत अच्छे से खोल के दिया हुआ है। तो हम अगर उन सारी चीजों को डील करने लग गए तो इवेंचुअली ये आपकी प्रिपरेशन में मदद नहीं करेगा। मेरा एस्पेक्ट ये है कि हम गिने चुने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरी ज्योग्राफी रिलाई करती है। उन कॉन्सेप्ट्स को हम इन क्लासेस के अंदर इस तरीके से खत्म कर लें कि जब हमने एडवांस में पढ़ना है ज्योग्राफी को, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और आपको ठीक है। सो ये एकदम क्लियर है, इसीलिए मैंने ये आज क्लास के शुरुआत में ही डील कर लिया है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास के बीच में ये मैसेज करते हैं एंड इट इज रियली इम्पॉसिबल फॉर मी टू केटर दोज क्वेश्चंस, एंड सेकेंडली इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ द क्लास एज वेल, राइट। सो अभी मैं कौन सी बुक में से पढ़ाने वाला हूं? मैं सारी किताबें जो ज्योग्राफी की एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे एग्जाम में रेलेवेंट हैं, उन सबका निचोड़, सार, ब्रीफ आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप ये मत समझिएगा कि क्या कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं। जो जो टॉपिक आपके होते रहेंगे उन टॉपिक्स को आप अपनी बुक में से पढ़ते रहिए, जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी वाला है, और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इन लेक्चर्स को और इन क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और तैयार करेंगे। यही एक मेजर एस्पेक्ट है जो मैं आपसे चाहता हूं, राइट। चलिएगा, अब हम शुरुआत करते हैं कल की क्लास में जहां पे हमने लीव किया। देखिए, कल हम बात कर रहे थे सर कुछ सिज्मिक वेव्स के बारे में। सर सिज्मिक वेव्स क्या होती हैं, ये आपने हमें बताया कि सिज्मिक वेव्स होती हैं अर्थक्वेक वेव्स, और ये अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती हैं जब अर्थ शेक करता है, या जब आपको प्लेट्स जो हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में कुछ घटनाएं घटित होती हैं उनकी वजह से, और इसका रिजल्ट होता है अर्थ की शेकिंग, राइट। और इन्हीं वेव्स को हम किन वेव्स के नाम से जानते हैं? सिज्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज डन। एंड सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि ये वेव्स कितने तरीके की होती हैं। ये वेव्स जो हैं बच्चा, ये वेव्स 2 तरीके की होती हैं। पहली वेव्स जिन्हें हम बोलते हैं बॉडी वेव्स, और जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि जो बॉडी वेव्स है ना बेटा, ये अर्थ की बॉडी में, अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं, और कुछ वेव्स ऐसी हैं जो कि अर्थ के सरफेस रॉक्स के साथ इंटरैक्ट होती हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? सरफेस वेव्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सरफेस वेव्स। आप सब लोग मुझे एक साथ एक्सप्लेन करेंगे या आंसर करेंगे कि इनमें से कौन सी वेव ऐसी है जो हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। सर, अगर हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सरफेस से नहीं मिलेगा, वो तो अंदर जो वेव बह रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, उनसे मिलेगा। सो वी विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ फ्रॉम द बॉडी वेव्स, राइट, फ्रॉम द बॉडी वेव्स, फेयर इनफ। Then these body waves are further classified into 2 parts. One we call as P waves and second we call as S waves. Second हम क्या बोलते हैं? S waves बोलते हैं।
ठीक है जी। अब यहां पे बिल्कुल 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 बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। अब हम अगर आप टेलीग्राम लिंक की बात करें, कल आज ही टेलीग्राम ओपन हुआ है, कल आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पे जो क्लास हम पढ़ेंगे उसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो क्लास के लिंक होंगे, वैसे तो ये आपके ऐप पर अपलोड हो ही जाते हैं, है ना। चलिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मुझे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो मेरे को ये पी वेव और एस वेव कैसे मदद करेंगी, राइट। पी वेव और एस वेव कैसे मदद करेंगी उनको समझना है। तो इसके लिए आवश्यकता है एक कंपैरिजन की। कंपैरिजन किस चीज का? कंपैरिजन ये कि पी वेव और एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पी वेव्स और एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, अगर हमने इनको समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पी वेव और एस वेव हमें अर्थ के इंटीरियर की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, व्हेन इट कम्स टू द पी वेव्स, राइट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? दे आर रेफर्ड एज प्राइमरी वेव्स, राइट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी वेव्स के नाम से। देन वी हैव एस वेव्स, राइट। एस वेव्स का मतलब है यहां पे आपको मिलेगा सेकेंडरी वेव्स। यहां पे आपको मिलेंगे कौन सी वेव्स? सेकेंडरी वेव्स। और सवाल ये उत्पन्न होता है कि इन्हें प्राइमरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने कल भी जान लिया था हाँ जी, जो दिव्यांशी आप बोल रहे हैं कि क्या ये वेव्स सरफेस वेव्स बॉडी वेव्स की वजह से होते हैं? हाँ जी, जब ये बॉडी वेव्स जब सरफेस रॉक्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं तब कौन सी वेव जनरेट होती हैं? वो होती हैं सरफेस वेव्स। चलिएगा, सेकेंडरी वेव्स ये जो हैं, दिस इज फर्स्ट और फास्टेस्ट हैं, फास्टेस्ट एंड फर्स्ट टू अराइव। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और अगर हम एस वेव की बात करें तो दे आर रिलेटिवली स्लोअर। ये क्या है? रिलेटिवली स्लोअर है। ठीक है सर, थोड़ी स्लो है ये। डन रहा सर, रिलेटिवली स्लोअर है। इसके बाद अगर हम बात करें पी वेव जो है इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। मुझे पता है आपको यहां पे डाउट आएगा, बट आप एकदम ध्यान से चैट बॉक्स रोक के इसको समझेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं और ये कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है सर, अब देखिएगा कैसे होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल, कैसे होता है ट्रांसवर्स। समझो मेरी बात को। मान लीजिए यहां पे एक पार्टिकल है, ठीक है, यहां पे दो लोग खड़े हैं, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको दिया, इसने आगे दिया। मतलब आप एक रो में खड़े हैं और रो में आपने पीछे से किसी को धक्का दिया, तो सारे एक दूसरे को धक्का देते 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 क्या करेंगे? आगे की ओर गिर जाएंगे। मतलब क्या है? ये जो वेव्स हैं वो इस तरीके से चल रही हैं। मान लीजिए ये है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही हैं और ये आपस में क्या करते हैं? कंप्रेशन इलोंगेशन, कंप्रेशन इलोंगेशन। मतलब इस तरीके से ये कंप्रेशन इलोंगेशन, कंप्रेशन इलोंगेशन, कंप्रेशन इलोंगेशन, कंप्रेशन इलोंगेशन, इस तरीके से जो वेव आगे बढ़ रही है, इस वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। बिल्कुल, मेरे किसी प्यारे बच्चे ने ये बोला है कि ये पैरेलल मूव करता है। हां जी बच्चा, ये पैरेलल मूव करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पैरेलल मूव करता है। कैसे पैरेलल? देखिएगा, मान लीजिए आप इन दोनों लाइंस को देखना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे धक्का दे रही हैं? सर इस तरीके से धक्का दे रही हैं। और ये सारी किस ओर आगे गिर रही हैं? सर इसी ओर आगे गिर रही हैं। तो जो ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये है पार्टिकल का मोशन। यानी कि जो पार्टिकल का मोशन है वो इस वेव के मोशन के क्या है? पैरेलल है। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स भी इस डायरेक्शन में आगे एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये आपस में पैरेलल हैं? बिल्कुल सही बात है सर, ये तो क्या है? पैरेलल हैं। बताइए, समझ में आया सबको? बिल्कुल, प्राइमरी आर दी फास्टेस्ट, जस्ट लाइक साउंड वेव्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। रिपीट मैंने कर दिया है, एग्जैक्ट हूबहू रिपीट कर दिया। अगर आप इस पूरी क्लास को थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो ठीक है, डन रहा। अगर आपको बिगिनर हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा आप 6th क्लास में वापस एडमिशन लीजिए, वापस आपको शुरुआत में सब कुछ समझा दिया जाएगा।
ठीक है, चलिएगा। बीइंग लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब समझ में, अब मैं दोबारा बोल देता हूं, आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से चलती हैं, जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा कि हाउ दीज वेव्स आर ट्रेवलिंग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप आगे बढ़ेंगे, अब देखना, ये है पी वेव्स, ठीक है, ध्यान से समझना पी वेव्स कैसे चल रही हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट बेटा, वो एपिसेंटर के जस्ट नीचे था वो, ये जो है ये एपिसेंटर के जस्ट नीचे है, एपिसेंटर इस सरफेस के ऊपर होगा, ये तो हाइपोसेंटर है, ठीक है। अगर आपको एयर वन लानी है तो रोज पढ़ना पड़ेगा, चैट में से शांति रखनी पड़ेगी। ये देखो, अब देखो इसमें क्या है, वेव कैसे चल रही है, जस्ट अ मोमेंट, देखो पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं और वेव आगे बढ़ रही है, पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और ये आगे बढ़ रही है, राइट, ठीक है, ये पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अक्षय प्रजापति, आप मुझे मत बताएं कि फंडामेंटल क्या है क्या नहीं, ठीक है, ऐसी वेव्स, अब तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखो ये वाली वेव कौन सी है जो ऊपर नीचे जा रही है, ये ऊपर नीचे जाने वाली कौन सी वेव है, एस वेव है, और डन, अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ जी, हाइपोसेंटर और फोकस एक ही हैं। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया था अब भी उनको, अब उनको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये आगे इस तरीके से बढ़ रही हैं, वो तो पी वेव है, ऊपर नीचे होके जा रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सरफेस वेव कहते हैं। चलिए, ये उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव और सेकेंडरी वेव कहते हैं। सो लॉन्गिट्यूडिनल। तो अब आप एक बात बताओ, हाँ बिल्कुल, जैसे स्नेक आगे बढ़ता ना, पहले ऐसे सिमटेगा फिर आगे बढ़ेगा, सिमटेगा फिर आगे बढ़ेगा, ऐसी वेव को हमने क्या बोला, प्राइमरी वेव बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सबको, डन डन डन। और अब आप एक बात बताओ, क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती हैं, क्या ये पार्टिकल का जो मूवमेंट है, ध्यान से समझना, पार्टिकल का जो मूवमेंट है, क्या ये पैरेलल है, पैरेलल टू वेव मूवमेंट, हाँ जी, वेव मूवमेंट के क्या है, पैरेलल है, बहुत सही सर, समझ में आ गया। यहां पे एक दूसरे के इस तरीके से जा रहा है, तो पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर पार्टिकल ऊपर नीचे है और वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो वेव इधर जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, वेव इधर जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो पार्टिकल का मूवमेंट पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर, सब लोग जवाब देंगे। यहां पे जो पार्टिकल का मोशन है या मूवमेंट है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। सो यहां पे पार्टिकल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर, यही तो डिफरेंस है, ठीक है सर, डन रहा, बहुत बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत, ऑलमोस्ट सब परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, डन है, खूबसूरत। तीसरी, अब जिनको ऐसा लग रहा था कि उनको पी वेव और एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक पूरी नहीं बताई, फंडामेंटल छूट जाएगा, है ना, वो उनके लिए एक और बातें लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा समझदार हैं आप लोगों से। तो देखिएगा क्या है, सबसे पहले पी वेव जो है, इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, मतलब क्या है इसका बच्चा, इसका मतलब यह है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी भी मीडियम के अंदर पी वेव तो पास हो जाएंगी, डन है। उसके बाद अगला भाग ये, अगर आपको देख के भी नहीं समझ में आ रहा बेटा, तो फाइट है बहुत लाइफ में, है ना, मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर पढ़ रहे हैं, आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा, बट इतना मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि भगवान की दया दृष्टि से आपके पास बुद्धिमत्ता जरूर होगी, जिसका आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
है ना। अगर आप 90% लोगों को देखेंगे कि वो आंसर सही कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अब वेव बन के दिखाऊं, है ना, जो मैं नहीं बन सकता हूं। अगर आपको मैंने ये वीडियो दिखाया जहां पे मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से चल रहा है, राइट, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है ना। चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस हिसाब से तो फिर हमें 5वीं क्लास में दोबारा एडमिशन लेके नए टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो 5वीं पढ़ाए पहले हमें, है ना। ठीक है, चलिए वैक्यूम की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ अभी अगर मैंने पहले ही आपको एड्रेस कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। क्लास के एंड में जब हम लास्ट सेगमेंट होगा तब उसे देखने की कोशिश करेंगे, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है जानने की। ठीक है, चलिएगा अब हम आते हैं। आप हिस्ट्री में भी डाउट पूछते होंगे, है ना, कि ये पत्थर क्या होता है, सर ये स्टोन एज क्या होती है ना। आप अपने पिताजी से भी डाउट पूछते होंगे कि मेरा नाम क्यों ऐसा रखा है। सो दीज आर सर्टेन डाउट्स दैट आर ऑलवेज देयर इन योर हेड, सो समटाइम्स वी नीड नॉट टू आस्क देम, फेयर इनफ। सो ऐसा है कि अब ये तो सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जा सकती है। दिस कैन ट्रेवल थ्रू, दिस वेव ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड्स, ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड्स, राइट। ये कहां पे ट्रेवल करती है, सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती है, ओनली सॉलिड्स में। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या एस वेव लिक्विड और गैस दोनों में पास कर सकती है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, नहीं सर, एस वेव लिक्विड मीडियम में और गैसियस मीडियम में पास नहीं करती। पी वेव क्या लिक्विड मीडियम, सॉलिड मीडियम और गैस मीडियम तीनों में पास करती है, जी हां, पी वेव तीनों में पास कर जाती है। अब पहला सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि ऐसा क्यों है। दिस इज जस्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट वेव, ये उसकी विशेषता है ना, जो वो कैरी करती है, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में मालूम होगा, राइट। डन रहा। अब हम बात करते हैं दिस वेव ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड्स। इसके बाद आगे बढ़े अगर तो हम देखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पता लगा कि देखिएगा, जब पी वेव सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करती है तो इसकी वेलोसिटी जो है पी वेव की, वेलोसिटी ऑफ पी वेव, ये आपको याद करना है, पी वेव इज मोर इन सॉलिड्स एंड लेस इन लिक्विड्स, और आपको यह भी पता होगा कि यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही मीडियम में पास करती है। ठीक है, डन। अगर आपको एनिमेशन देखना है तो ये आपको मैं एनिमेशन दोबारा दिखा देता हूं बेटा, ताकि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए, क्योंकि बार बार कमेंट करने से तो नहीं होगा, है ना। एपिसेंटर कुछ भी हो सकता है रोशन बच्चा, आपके घर के नीचे भी हो सकता है वो एपिसेंटर, बस डिपेंड करता है कि कहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे फोकस कहेंगे, उसके ऊपर का पॉइंट क्या है, एपिसेंटर है। श्रुति आप देख लीजिए, शायद ये एनिमेटेड वीडियो ही है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये वेव्स ट्रेवल करती हैं, राइट। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब ये, हाँ गैस का मतलब नहीं है यहां पे, देखिएगा बेटा, अभी मुझसे किसी ने बोला कि ओशियन से वेव आए तो एस वेव ट्रेवल नहीं करेंगी। बेटा आप एक बात समझो, ओशियन के नीचे की बात हो रही है, अर्थ के इंटीरियर की बात हो रही है। हम तो अर्थ के सरफेस, जो ओशियन के अंदर ट्रेवल करेंगी वो तो सरफेस वेव्स होंगी ना, वो तो सरफेस वेव्स होंगी, राइट, वो तो सरफेस वेव्स होंगी। हम तो अर्थ के इंटीरियर में बात करते हैं, ठीक है, डन। चलिएगा, गैसियस मीडियम में भी पास हो जाती है पी वेव बच्चे, ठीक है। ये देखो, ये पी वेव है, कैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का दे रहा है और आगे बढ़ रही हैं, इसे हम पी वेव कहते हैं, ठीक है, डन। और कैसे, अब एस वेव देखना, ये ऊपर गया नीचे आया, अब एस वेव देखना, ये रहा एस वेव, देखो ये ऊपर गया ये नीचे आया, ये बचपन से लेके अभी तक इसी तरीके की तो वेव बनाते थे, ठीक है। चलो अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर
ये वेलोसिटी ज्यादा क्यों है सॉलिड में? आप इसको ऐसे समझो कि जो पी वेव है ना, वो ऐसे हैं कि एक साइकिल स्टैंड है, उस साइकिल स्टैंड पे बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हैं, ठीक है, और एक साइकिल को आप धक्का दोगे तो सारी साइकिल्स गिर जाएंगी ना, वो ही पी वेव है, वो पी वेव ही है, बस ऐसे समझो। अब अगर दो साइकिल के बीच की दूरी, दो साइकिल के बीच की दूरी कम होगी तो वो फटाफट गिर जाएंगी, अगर दो साइकिल के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उन्हें गिरने में समय लगेगा। यही सॉलिड और लिक्विड का एस्पेक्ट है। सॉलिड में पार्टिकल बड़े एक दूसरे के पास पास हैं तो फटाफट एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ जाएंगे। लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर हैं, इसलिए वो बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली मूव करेगा। राइट, डन रहा। सो ये हो गया पी वेव और एस वेव का कैरेक्टरिस्टिक। अब एक बात करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लीजिए वी हैव हियर इज अर्थ, ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना। यहां पे अर्थ के इस पॉइंट के ऊपर वी हैव अ फोकस, राइट, ये इसे हम कहते हैं फोकस, फोकस या हम इसे कह सकते हैं हाइपोसेंटर। और ये पॉइंट कैसा होगा? अर्थ के इंटीरियर में होगा। सर कोई डाउट नहीं है, अर्थ के इंटीरियर में है। डन। वेव कहां से स्टार्ट होगी? यहां से वेव स्टार्ट होगी जहां से एनर्जी रिलीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डन। जिनको गैस नहीं समझ में आया वो छोड़ दें। और वेलोसिटी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो फिर वही बात है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप ऐसे अगर सवाल पूछ रहे हैं तो आपको अगेन पीछे जाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में काफी। मैंने बोला, अब सिर्फ ध्यान रखना, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को। मैं बोल रहा हूं सिर्फ एस वेव की हम बात करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एस वेव। एस वेव, ठीक है। अगर हम अगर हम एस वेव की बात करें तो आप एक बात बताएं, क्या एस वेव, सब जवाब देंगे यस और नो, एस वेव लिक्विड में पास होती है? क्या एस वेव लिक्विड में ट्रेवल कर सकती है? यस और नो, क्या ये लिक्विड में ट्रेवल कर सकती है? ठीक है। एंड राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मेरा मन करेगा तो मैं आपके डाउट्स बताऊंगा क्योंकि वो रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। एडमिशन ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे खरीद लिया। आई एम टेलिंग यू दिस, राइट। इफ यू विल आस्क व्हाट इज वेलोसिटी, देन आई एम सॉरी, ये मेरे लिए यूपीएससी के बच्चे को एड्रेस करना मैं उचित नहीं समझता। तो नहीं, देखिए मेरे प्यारे सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं नो, ठीक है सर, ये नो है, ठीक है, डन है। एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती। एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेट मी टेल यू, सम पीपल विल फाइंड मी एरोगेंट, सम पीपल विल फाइंड मी हैविंग इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी, बट मैं आपको एक बात बताऊं, जो डाउट मुझे रिलेवेंट लगेगा उसको मैं दिल खोल के बिल्कुल बेसिक से एंड तक समझाऊंगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि बहुत से बच्चों ने पी वेव और एस वेव का लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स नेचर मुझसे पूछा, मैंने 4 बार वो एड्रेस किया, बिना किसी बात के वो एड्रेस किया, क्योंकि मुझे पता है वो जल्दी से समझ में नहीं आता। बट अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि वेलोसिटी क्या है, राइट, और उसके साथ साथ स्पीड क्या होती है ना, तो ये वेव क्या है, ये सारी चीजें बच्चा हमारे तैयारी के जो विजडम है उसके बियॉन्ड है, राइट। बीइंग अ पर्सन हु इज टीचिंग इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी does not need to answer such queries. I'm really sorry, I am a bad teacher for you then. For all those other aspirants who are really serious and understands things, they will recognize the value of me, right? So ये बात आप ध्यान से समझिएगा। और मुझे मालूम है, I am ready to face such things in very first 2-3 classes. 3-4 क्लास के बाद मुझे पता है जिन्होंने अच्छे से तैयारी करनी होगी और जिन्हें पता लग जाएगा कि ये उनकी क्षमता के अनुसार है, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, वो अपने आप सीरियस होते चले जाएंगे। तो दिस इज अ प्रोसेस जहां पे फिल्ट्रेशन होता जाएगा हर क्लास के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि फोकस सेंटर में हो, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि फोकस सेंटर में हो, ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझें, फोकस और हाइपोसेंटर है, ठीक है।
अब ये फोकस और हाइपोसेंटर है और हम बात कर रहे हैं कौन सी वेव की, एस वेव की, यानी कि सेकेंडरी वेव की। और ये जो सेकेंडरी वेव है, इन सेकेंडरी वेव्स में आपने बताया कि ये लिक्विड में ट्रेवल करती हैं। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि इस एस वेव को रीड करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? रीड करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सर, चाहे एस वेव हो चाहे पी वेव, इनको रीड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम सिज्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है सर, इसे हम क्या कहते हैं? सिज्मोग्राफ कहते हैं। डन डस्टेड। अब एक बात बताइए कि क्या मैं कह सकता हूं, मैंने क्या किया? अब बहुत ध्यान से समझना। मैंने इसके चारों ओर सिज्मोग्राफ लगा दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सिज्मोग्राफ बोल रहे हैं सब लोग। चारों ओर सिज्मोग्राफ लगा दिया। यहां से एक वेव ट्रेवल करने लगी, ये पहुंची यहां पे। यहां से एक वेव ट्रेवल करने लगी, वो पहुंची यहां पे। यहां से ये वेव ट्रेवल करी, वो यहां पे पहुंची। अनदर वेव हैज रीच्ड हियर। ऐसे करके ये वेव्स आगे चलती गई। यहां चारों ओर क्या लगा हुआ है? सिज्मोग्राफ। ऊपर भी है, ठीक है, सब जगह, ठीक है, सिज्मोग्राफ लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। और ये एंगल मैंने इस पॉइंट से एंगल मेजर किया, इस पॉइंट से मैंने एंगल मेजर किया, राइट, इस पॉइंट से मैंने एंगल मेजर किया। ये एंगल आया 105 डिग्री, ये वाला एंगल आया 105 डिग्री, ठीक है, इससे एंगल मेजर किया है। ठीक है सर, 105 डिग्री, ठीक है, डन। अब क्या हुआ, मैंने देखा कि ये पूरा एरिया ऐसा है जहां पे किसी भी तरीके की कोई वेव सिज्मोग्राफ ने रिकॉर्ड की ही नहीं। इस एरिया के अंदर, इस पूरे भाग के अंदर कहीं पे भी सिज्मोग्राफ ने रीडिंग नोट की ही नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं इस एरिया के अंदर एस वेव नहीं पहुंची? बिल्कुल सही बात है, इस एरिया के अंदर एस वेव का आगमन हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो सिज्मोग्राफ पकड़ लेता। अब सिज्मोग्राफ भी सही है, बट एस वेव नहीं पहुंची है। तो मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा क्या हो सकता है दया कि ये एस वेव इस रीजन के अंदर ना पहुंची हो। मैंने उसको बोला कि इसको पहले तो एक नाम दे दो। पहले तो हमने इसको एक नाम दिया, हमने बोला इसे बोला जाएगा एक शैडो जोन। क्यों शैडो जोन? क्योंकि सर ये शैडो हो गई है यहां पे कुछ वेव्स, राइट। अब जब यहां पे मैंने देखा कि ये नहीं पहुंची हैं, तो किसी ने बोला कि सर इसका एक कारण हो सकता है। मैंने बोला वो क्या कारण हो सकता है? वो बोला कि सर एक ही कारण हो सकता है, वो ये है कि सिज्मोग्राफ ने रीडिंग अगर नहीं दी है, वो भी एस वेव की, तो ये बात तय हो जाएगी कि यहां पे सर कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। वो कौन से स्टेट में है बच्चा? वो लिक्विड स्टेट में है। क्यों लिक्विड स्टेट में है? क्यों लिक्विड स्टेट में है बच्चा? क्योंकि अगर लिक्विड स्टेट में है तभी तो यहां से एस वेव पास नहीं की, तभी तो यहां से एस वेव ने पास नहीं किया। तो ये वो जोन है जिसे हम बोलते हैं शैडो जोन। अब मुझे बोला किसी ने कि सर शैडो जोन की डेफिनेशन बताओ। सो लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज द जोन वेयर सिज्मोग्राफ does not provide any reading related to सिज्मिक वेव। जो भी सिज्मिक वेव है उसकी कोई भी रीडिंग जो है वो यहां पे प्रोवाइड नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शैडो जोन। एंड अगर हम बात करें एस वेव का, शैडो जोन फॉर एस वेव, अगर मुझसे कोई पूछे तो क्या होगा? हम बोलेंगे शैडो जोन फॉर एस वेव ये होगा 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री।
मतलब पूरा 105 डिग्री के बियॉन्ड का पूरा रीजन, राइट। तो क्या यहां पे अर्थक्वेक आएगा शैडो जोन में? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन के अनुसार फोकस भी तो फिक्स होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कभी नहीं आएगा। आप ये समझे इस बात को, फोकस पे निर्भर करता है कि फोकस कहां पे है, क्योंकि एंगल फोकस से मेजर किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो शैडो जोन एक बार और बता देता हूं कि शैडो जोन एक ऐसा जोन है बेटा जहां पे किसी भी तरीके से सिस्मोग्राफ ने कोई भी रीडिंग को पकड़ा नहीं है, कोई भी रीडिंग को नहीं पकड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? शैडो जोन कहते हैं, राइट। ये फोकस है, अगर ये फोकस ऊपर चला जाएगा तो 105 डिग्री शिफ्ट होता रहेगा। तो इस वजह से यहां पे अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एस वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाई कांट वी एज्यूम गैस एंड सॉलिड? देखो, हमने गैस क्यों नहीं एज्यूम किया? क्योंकि आपने कल देखा था टेम्परेचर और प्रेशर से हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर या तो सॉलिड है या लिक्विड है। गैस का कोई ज्यादा बड़ा चांस हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। शैडो जोन किस फॉर्म में है? शैडो जोन बेटा अर्थ के ऊपर वो एरियाज हैं जहां पे सिस्मोग्राफ ने रीडिंग नहीं दी, ठीक है, बिल्कुल। सो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह को अभी आप छोड़ दें, है ना। ये अभी सिर्फ किस वेव के लिए है मेरे प्यारे दोस्त? दिस इज ओनली फॉर एस वेव। अभी ये सिर्फ किस वेव के लिए है? एस वेव के लिए। क्यों 105 डिग्री? क्योंकि अर्थ का जो ये गोला है ये डिसाइड कर रहा है क्यों 105 डिग्री है। अगर ये गोला जो लिक्विड वाला है ये और बड़ा होता तो ये 105 डिग्री ना होता, है ना, वो 105 डिग्री ना होता। आई होप शुभम आपको समझ में आ गया होगा 105 क्यों है। अंतरा आपको भी समझ में आ गया होगा, राइट, राइट, डन। अरे समझ में आया 105 क्यों, 105 क्यों, 105 क्यों? मेरा मन थोड़ी कर रहा है। फोकस अपने आप भी चेंज होता, फोकस बेटा चेंज हो सकता है, फोकस बेटा चेंज हो सकता है उस रीजन से जहां पे वो एनर्जी रिलीज हुई है। अभी मैं मान रहा हूं एज्यूमिंग यहां पे एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने जवाब दे दिया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसके लिए है बेटा? दिस इज फॉर एस वेव। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं एस वेव शैडो जोन। यहां पे मैंने हेडिंग डाल दी एस वेव शैडो जोन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एस वेव शैडो जोन, डन रहा। अब क्या हुआ? अगला भाग आया। तो सर किसी ने मुझे बोला कि सर आप एक बात बताओ, आधी बातें क्यों बता रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, आप हमें पी वेव के शैडो जोन के बारे में भी तो बताओ, क्योंकि रिलीज तो पी वेव भी होती हैं, है ना। मैंने बोला वो एक साथ है बट आपको समझ नहीं आता, इसलिए इसको मैंने अलग तरीके से देखने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो, इसीलिए तो बेटा क्या फोकस शिफ्ट होता रहेगा तो क्या अर्थक्वेक की जगहें शिफ्ट होती रहेंगी? जी हां। इसीलिए तो ऐसा थोड़ी है कि आज अगर जहां पे अर्थक्वेक आ रहा है सिर्फ वहीं आता है दुनिया में और कहीं नहीं आता, नहीं ना, वो तो जगह अलग अलग होती रहती हैं, उसके मुताबिक 105 डिग्री बदलता रहता है ना। एंगल का नंबर 105 ही रहेगा बट वो जगह बदल जाएगी जहां पे वो 105 डिग्री होगा, राइट। तो शैडो जोन लिक्विड नहीं है भाई साहब, शैडो जोन वो जोन है जहां पे वेव नहीं पहुंची है धरती के ऊपर। यहां खड़ा है तो ये एक बंदा यहां पे खड़ा है, सुन रे, एक बंदा धरती के सरफेस पे यहां खड़ा है, एक यहां पे खड़ा है, इसको वेव नहीं मिली, इसकी जिंदगी हिल गई, ठीक है, राइट। ये आउटर कोर ही है बेटा जो लिक्विड लिखा है, डन। अगला भाग देखिएगा, एनर्जी रिलीज क्यों होती है बेटा वो मैं आपको बताऊंगा ना प्लेट टेक्टोनिक में, अभी आप सब्र करो, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, फॉल्ट वगैरह सब आ जाएंगे, डन। चलिएगा, अब एक बात देखो, आपने ये चीज जानी कि देखो सर बात ऐसी थी कि ये है हमारा अर्थ का इंटीरियर और इसके अंदर है लिक्विड, इसके अंदर कौन सी स्टेज है? लिक्विड स्टेट है,
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये था हमारा फोकस, जहां से क्या शुरू हुई, एनर्जी। आप एक बात बताओ, पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू, पी वेव सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, है ना, इन दोनों में ट्रेवल कर सकती है, ट्रेवल इन सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। तो मैंने कहा कि यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे ये पी वेव पहुंची, यहां पे भी पहुंची, यहां पे भी पहुंची, यहां पे भी पहुंची। और दूसरी बात सर, जहां एस वेव रिकॉर्ड हो रही है वहां पी वेव तो रिकॉर्ड हो ही रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां एस वेव रिकॉर्ड हो रही है वहां पी वेव तो रिकॉर्ड हो ही रही होगी। इसका मतलब सर ये एंगल कितना था, सर ये एंगल था 105 डिग्री, ये एंगल था 105 डिग्री। बट सर एस वेव तो लिक्विड में से ट्रेवल नहीं कर पाई, एस वेव तो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाई, बट पी वेव तो कर सकती है। जब पी वेव कर सकती है तो आपने एक बचपन में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये आपने एक कांच का ग्लास लिया और इसके अंदर पानी भर लिया, और जब आप अपनी आंखों से यहां पे देखते हैं इस एरिया के अंदर, इस ग्लास के अंदर, तो आपको यहां पड़ा हुआ जो सिक्का है बेटा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आपने जाना होगा कि जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। तो अगर हम ये बोलें कि वेव जो है, वेव इफ ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, वन मीडियम टू द अदर, तो वन मीडियम टू द अदर, तो क्या ये इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, कई बच्चे बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अब आप एक बात बताओ, ये वाला भाग तो सॉलिड है बिल्कुल, और अंदर वाला भाग लिक्विड है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी ये वेव सॉलिड से लिक्विड जाएगी, सॉलिड से लिक्विड जाएगी, तो क्या ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी? जी हां सर, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। फिर लिक्विड से सॉलिड जाएगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगी। सॉलिड से लिक्विड गई, सॉलिड से लिक्विड गई, सॉलिड से लिक्विड गई इस तरीके से और अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, सॉलिड से लिक्विड गई, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो इस तरीके से ये वेव्स इन सारी जगहों पर पहुंच रही हैं, इन सारी जगहों पर पहुंच रही हैं, इन सारी जगहों पर पहुंच रही हैं। तो क्या अब ये वाला पॉइंट जो है यहां पे अगर मेरे पास सिस्मोग्राफ होगा तो सिस्मोग्राफ रीडिंग देगा? बिल्कुल। तो इस जोन के अंदर तो सिस्मोग्राफ ने मुझे रीडिंग दी, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इस वजह से ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 145 डिग्री 105 डिग्री, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, दिस इज द जोन जहां पे मुझे किसी भी तरीके से वेव नहीं पहुंची। क्योंकि वेव इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि सर वेव ने धोखा किया। क्या बेवफाई की है? बेवफाई कर ली इस बात में, हम तो यहां खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे, वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे निकल गई, और यहां बैठा हुआ जो सिस्मोग्राफ है मेरे दोस्तों, वो इंतजार करता रह गया कि कोई आएगा, बट कोई नहीं आया। सो क्या मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त, इसके लिए इस रीजन में दिस इज व्हाट वी कॉल एज शैडो जोन। ये वाला क्या है? शैडो जोन। यहां पे ये वाला क्या है? शैडो जोन। ये वाला क्या है? शैडो जोन, राइट। एंगल कैसे मेजर होता है बेटा वो हमें नहीं जानना, एंगल बस ये जानना है कि इस पॉइंट से मेजर होता है, दिस इज द पॉइंट जहां से एंगल मेजर होता है। तो अब मुझे समझ में आया
कि पी वेव का जो शैडो जोन है, पी वेव का जो शैडो जोन है, इस शैडो जोन को हम बोलते हैं 105 डिग्री से 145 डिग्री। अब एक बात बताओ, ज्यादा बड़ा शैडो जोन किसका? सर ज्यादा बड़ा शैडो जोन है एस वेव का, क्योंकि वहां तो इस पूरे एरिया में ही नहीं पहुंची थी, बस यहां पे ये पहुंच जा रही हैं, राइट। सो दिस इज द जोन जहां पे सिज्मोग्राफ आपको रीडिंग देगा, राइट। वाई पी वेव और एस वेव नहीं पहुंच पाई? राज का डाउट भी अच्छा है कि यहां पे पी वेव क्यों नहीं पहुंच पाई। सर पी वेव इसलिए नहीं पहुंच पाई यहां पे क्योंकि पी वेव ने एक बेवफाई की है, वो सीधा जाती तो पहुंच जाती, बट आपने ये कॉन्सेप्ट देखा ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, भटक जाती है अपने राह से, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वैसे ये भी क्या हो गई? डिस्ट्रैक्ट हो गई, राइट। नहीं बेटा, सिज्मोग्राफ में पी वेव एस वेव एक जैसी दिखती हैं, बट हमने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग किया है, ठीक है। तो उस तरीके से आप जान लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। डन रहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गई सबको बात। मैं चैट यहां पे भी देख लेता हूं, कुछ और अगर चल रहा है तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, चलिएगा। तो सर अब आपको एक बात बतानी है कि शैडो जोन की डेफिनेशन एक बार और लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगा। सो यू कैन सी शैडो जोन। अब कोई ये ना समझे कि ये बेटा, कई बच्चा अभी भी बोल रहा लिक्विड है कि अर्थ है, लिक्विड है कि सॉलिड है। शैडो जोन इज एन एरिया, is an area on Earth's surface, is an area on Earth's surface where seismograph does not detect earthquake waves, जहां पे सिज्मोग्राफ अर्थक्वेक वेव्स को डिटेक्ट नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? उस एरिया को हम शैडो जोन कहते हैं। अब आपके सामने दोनों शैडो जोन आ गए। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ओनली 105? क्यों है बेटा? क्योंकि आप एक बात समझो, चलो एक आपने दिमाग लगाने की बात बोली दी, इतना क्यूरियस माइंड है। ये मान लो हमारा धरती है, और अब ये गोला छोटा नहीं, गोला इतना बड़ा है, गोला बड़ा है। तो एक बात बताओ, सेम फोकस से अब ये वाला अगर भाग लिक्विड है तो क्या यहां पे अब ये 105 होगा या कुछ और होगा? सर ये तो बहुत ही छोटा सा एंगल हो गया, अब ये 105 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर का गोला बड़ा हो गया, इसको मैं और बड़ा कर दूंगा तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो जितना हमारी धरती के अंदर लिक्विड का गोला है ना, उसके अनुसार ये 105 डिग्री आएगा बाबलों, ठीक है। बिल्कुल लिक्विड में बदलती है। डन रहा? ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा, अब तो पता लग गया है ना। कुछ और? सिज्मोग्राफ पे रीडिंग क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पे वेव नहीं पहुंचती, है ना। यहां पे खड़ा है कोई व्यक्ति, यहां पे खड़ा है कोई व्यक्ति जो कि सिज्मोग्राफ लेके बैठा है, ठीक है, बट उसको कोई वेव नहीं मिल रही। 105 से 145 पूरा बदला थोड़ी है, इस पूरे एरिया के अंदर नहीं आई, ठीक है। डन। अब इसके बाद की जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसका मैं आंसर देने में असमर्थ हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही नाजायज क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, जो जायज हैं वो मैंने सारे देख लिए। अब हम बढ़ते हैं इन सब इंफॉर्मेशन से, इन सब से मुझे एक बात तो पता लग गई कि अर्थ के इंटीरियर में सॉलिड और लिक्विड दोनों हैं,
और डेंसिटी भी अलग अलग है ना। अब यहां से हम जानना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। हम जानना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलती है। यहां पे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां पे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलती है, जिन्हें हम लेटर ऑन स्टेज पे देखेंगे, बट जो अभी के लिए जरूरी था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो एक फोकस बदलने पर शैडो जोन भी बदलेगा। हाँ, शैडो जोन मतलब जो 105 और 145 का एंगल है वो तो सेम रहेगा, बट पहले जो शैडो जोन था अब वो शैडो जोन नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है, आप समझो, अगर फोकस यहां पे होता तो 105 इधर भी हो सकता था, तो उससे शैडो जोन बदल सकता है। राइट, अश्मीत कौर, थोड़े केड़े डाउट नहीं क्लियर हो रहे हैं आप मुझे बता दो, है ना। चैट बहुत तेज है। डन रहा। लव वेव, देखो लव वेव बेटा क्या होती है, लव वेव सरफेस वेव होती हैं, और जैसे लव डिस्ट्रक्टिव होता है ना बहुत, वैसे ही सरफेस वेव में जो लव वेव्स होती हैं वो डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रेविटी एनॉमली सब बातें बाद में, भाई ग्रेविटी एनॉमली कैसे समझा पाऊंगा जब आपको वेलोसिटी नहीं पता है। तो मेरी भी आप स्पेस में आके देखें कि मुझे पहले आप सब लोगों का लेवल चेक करना पड़ेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डिलीवर होगा। फिर मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ आप थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ गया, फिर मैं सारी चीजें इंक्लूड करने लगूंगा। ठीक है, सरफेस वेव अभी नहीं करनी है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा, आप इस डायग्राम को मेरे साथ बनाएंगे। ठीक है, डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट का मतलब आप बेटा गूगल कर सकते हैं। अगर आप इस मानव विकास की दौड़ में थोड़ा आगे आ गए हैं तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है, चलिएगा। सिज्मोग्राफ को कैसे पता चलता है कि कौन सी वेव, बेटा आप 105 से 145 के बीच में देखते हैं, दोनों वेव नहीं पहुंचती हैं, और आपको यह भी पता है कि कौन सी वेव किस तरीके की है, किस तरीके से ट्रेवल करके आई है, उससे भी पता चलता है। क्या दोनों वेव की कैरेक्टरिस्टिक सेम है? नहीं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। तो क्या सिज्मोग्राफ की रीडिंग अलग तरीके से बिहेव करेगी? जी हां। राइट, वाई फोकस शिफ्ट, क्योंकि बेटा फोकस इसलिए शिफ्ट होता है क्योंकि जहां जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है वहां वहां फोकस पहुंचेगा। राइट, मैंने ये वाला फोकस माना, आप अपने नोटबुक में कोई और फोकस मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलिएगा। नाउ स्ट्रक्चर, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसको याद रखना है पूरा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, साथ साथ मेरे आप अपनी नोटबुक के अंदर डायग्राम बनाएंगे यहां पे। सो दिस इज, here we have राइट। सबसे पहले ये वाला जो सबसे ऊपर का भाग है, यहां पे मान लीजिए प्लेन है, आप खड़े हैं, ये माउंटेन है, ये है हमारा ओशियन, ये है हमारा ओशियन, समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है, बिल्कुल ठीक है। तो जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, जो भाग होता है, वहां पे उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसे बोला जाता है क्रस्ट। अब आप एक बात देखो, ये वाली जो क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंट के नीचे है, और ये वाली जो क्रस्ट है ये ओशियन के नीचे है। तो हमारे पास कितनी क्रस्ट है? क्रस्ट दो तरीके की हो गई। जब मैंने क्रस्ट को देखा तो मैंने देखा कि सर क्रस्ट ना एक भाग तो ऐसा है जो कि कॉन्टिनेंट के नीचे है, इसे सर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और एक क्रस्ट ऐसी है
जो कि ओशियन के नीचे है, उसे हम ओशियनिक क्रस्ट के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज ओशियनिक क्रस्ट, वी कॉल इट एज ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और क्या आ गई, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है बेटा, इंटीरियर ऑफ अर्थ में नहीं है वो, शैडो जोन तब पता लगेगा ना जब सरफेस वेव पहुंचेगी कि नहीं, है ना। अगर इंटीरियर ऑफ अर्थ में शैडो जोन होता तो बेटा हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में जाके पता करते, सरफेस पे बैठ के कैसे पता करते। अर्थ के इंटीरियर से वो वेव पास होके सरफेस तक नहीं पहुंची है, इसीलिए सरफेस के उस जोन को शैडो जोन कहा है, राइट। देन दिस इज क्रस्ट, कॉन्टिनेंट का जो भाग है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो ओशियन का भाग है उसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, क्रस्ट के नीचे का जो भाग है इसको क्या कहते हैं सर। क्रस्ट के नीचे का भाग जो है, ये वाला जो भाग है इसे हम मेंटल कहते हैं। और मेंटल के दो हिस्से होते हैं, मेंटल के दो हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चा, इसे बोला जाता है अपर मेंटल। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एंटायरली मेंटल। और इस मेंटल में ये दो हिस्से हैं। ऊपर वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं अपर मेंटल, और नीचे वाला जो भाग है उसे बोलते हैं लोअर मेंटल। मैं यहां पे मेंटल लिख देता हूं, राइट, लोअर मेंटल। डन। इसके बाद सर, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं आउटर कोर, और सबसे इंटीरियर भाग को बोला जाता है इनर कोर। सबसे नीचे के भाग को बोला जाता है इनर कोर। ठीक है, डन। Seriously, if you will disturb the class like this, no, I won't be able to take your class. मतलब this is sincerely sincere request to everyone, right? इतना नीचे मैं अपने लेवल पर नहीं गिर सकता हूँ। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। आप अपने डाउट्स पे थोड़ा सा काबू रखें, है ना। चलिए, अब इस मेंटल का अपर हिस्सा है, आप देखिएगा ये वाला भाग कौन सा है, अपर मेंटल। अपर मेंटल का एक हिस्सा ये वाला है, ठीक है। तो अपर मेंटल के भी दो हिस्से हैं। अपर मेंटल का ये वाला हिस्सा देखिएगा, अपर मेंटल का एक ये वाला हिस्सा एंड अपर मेंटल का ये वाला हिस्सा। ठीक है, एक तो मेंटल के कितने भाग हैं, दो, अपर और लोअर। अपर के कितने भाग हैं, दो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, अब एक बात देखो, यहां पे अगर आप समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर जो ये वाला हिस्सा है अपर मेंटल का, यहां पे आपको एक ऐसा एरिया दिखाई देगा जहां पे आप लार्जली इस एरिया के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ये तो लोअर मेंटल है, ये तो लोअर मेंटल है, ये ऊपर वाला मेंटल है। इसके अंदर प्रेजेंस होता है बेटा मैग्मा का, इसके अंदर प्रेजेंस होता है किसका, मैग्मा का। क्योंकि आप जानते हैं अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इस लेयर को क्या बोलते हैं, नाम याद रखना है, इस लेयर को बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसको क्या बोला जाता है बेटा, एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर का मतलब कुछ नहीं, मैग्मा चैम्बर है। मतलब आज के बाद अब मेरे सारे बच्चे एक चीज याद रखेंगे, मेंटल के तीन पार्ट हैं, पहले लोअर मेंटल, अपर मेंटल और एक अपर मोस्ट मेंटल, राइट। लोअर मेंटल, अपर मेंटल, अपर मोस्ट मेंटल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये कहती है कि यहां से लेकर, बहुत गौर से ध्यान से दिमाग लगा के समझना, यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, इसमें कौन कौन आ रहा है सर। इसमें एक तो आ रहा है क्रस्ट, इसमें एक तो आ रहा है क्रस्ट, और प्लस और कौन आ रहा है, अपर मोस्ट
पार्ट ऑफ मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है सर, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। तो ये वाला हिस्सा दिस प्लस दिस वन, इसे मिला के बोला जाता है लिथोस्फेयर। इसे मिला के हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि लिथोस्फेयर क्या सिर्फ क्रस्ट होती है? नहीं, आप बोलेंगे क्रस्ट के साथ साथ जो मेंटल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी जोड़ दें तो वो लिथोस्फेयर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे कौन है? एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर के नीचे क्या है? एस्थेनोस्फेयर। राइट, डन। अब लोअर मेंटल के इस भाग को यहां से लेकर इस हिस्से को, जो लोअर मेंटल का हिस्सा है मेरे प्यारे दोस्त, इसे बोला जाता है मिजोस्फेयर। इसे हम क्या कहते हैं? मिजोस्फेयर। सो वन इज लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मिजोस्फेयर। एंड सबसे नीचे वाले भाग तक, इस पूरे भाग तक, जस्ट अ मोमेंट, इस पूरे भाग तक बोला जाता है बेरिस्फेयर। इसे हम क्या कहते हैं? बेरिस्फेयर। राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्रस्ट कोई भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, और ये क्रस्ट ओशियनिक भी हो सकती है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल हो या ओशियनिक हो। अगर मान लीजिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट अगर ये होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। और अगर ओशियनिक क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट होगा तो इसे बोलेंगे ओशियनिक लिथोस्फेयर। इसे हम क्या कहेंगे? ओशियनिक लिथोस्फेयर। डन, ओशियनिक लिथोस्फेयर। ठीक है, डन रहा। चलिए, यहां पे ये जो डेप्थ है ये है 6371 किलोमीटर्स, ये होती है 5150 किलोमीटर्स, ये है अराउंड 2900 किलोमीटर, ये है अराउंड 660 किलोमीटर। इस तरीके से है। ठीक है, सारी याद नहीं रखनी है। अब देखते हैं कौन कौन सा किस स्टेट में है। क्रस्ट जो है ये कौन सी स्टेट में है? सर सॉलिड स्टेट में है। बहुत बढ़िया। अपर मोस्ट पार्ट सर सॉलिड स्टेट में है। बहुत बढ़िया। ये जो मैग्मा होता है ना बेटा, ये मैग्मा ना लगता है आपको कि ये लिक्विड होगा, पूरा लिक्विड नहीं है, है ना। ये प्लास्टिक सी स्टेट है, सेमी मोल्टन है, पूरा जमा भी नहीं हुआ और पूरा पिघला भी नहीं हुआ, बीच का रह गया, है ना। तो ये जो है दिस इज सेमी मोल्टन स्टेट। ये कैसी स्टेट है? सेमी मोल्टन स्टेट है। दिस इज विच स्टेट? सेमी मोल्टन स्टेट। नहीं नहीं, हाँ ये डेप्थ तो फिक्स है बेटा, ये डेप्थ तो फिक्स है। फिर जो ये मेंटल है, लोअर मेंटल सर ये सॉलिड है, आउटर कोर सर ये लिक्विड है, और सर इनर कोर सर ये सॉलिड है। इनर कोर क्या है? सॉलिड है। इनर कोर क्या है? सॉलिड है। हाउ डू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, ये अभी बता दूंगा तो भाई मेरी जिंदगी की प्लेट्स हिल जाएंगे, है ना। अब ये जो सॉलिड स्टेट है, इनर कोर के अंदर किस किस का प्रेजेंस है? निकल,
एंड आयरन। किसका प्रेजेंस है? निकल एंड आयरन। और आपको पता है निकल को Na और आयरन को हम कहते हैं Fe, तो इसे निफे भी बोला जाता है। इनर कोर को क्या बोलते हैं हम? निफे भी कहते हैं, निफे। ठीक है, आप इतने फैक्ट में मत जाइए। वैसे मेरे हिसाब से 6371 किलोमीटर है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी एक आधा कोई ऊपर नीचे हो गया तो कोई फाइट नहीं है इसमें, कोई पूछेगा नहीं ऐसे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये पूछा गया, सर जब टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो कुछ सॉलिड क्यों है? क्योंकि बेटा सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा है। मोल्टन होने के लिए, लिक्विड होने के लिए फैलना पड़ता है, लिक्विड फैलता है ना, लिक्विड होने के लिए फैलना पड़ता है। अब बाहर से किसी ने दबाव लगा रखा है कि मैं नहीं फैलने दूंगा, तो क्या फैल पाएगा? नहीं। कुछ ऐसा है जो बदमाश है वो फैल जाएगा, कुछ ऐसा है जो नहीं फैल पाएगा। जो फैल जाएगा वो लिक्विड में है, वो आउटर कोर है, जो नहीं फैल पाएगा वो किस में है? सॉलिड में है। ठीक है, अब एक और बात, लास्ट बात ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, वो क्या है? वो ये है कि जो ये वाला हिस्सा है, क्रस्ट जो है, कॉन्टिनेंटल का जो क्रस्ट है, यहां पे लिख देता हूं, कॉन्टिनेंटल का जो क्रस्ट है, इसमें जो पत्थर मिलते हैं, जो रॉक्स मिलते हैं, उन रॉक्स को हम ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। आप आज जानते होंगे कि ग्रेनाइट से बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में ग्रेनाइट यूज होता है ना? फिर ज्योति, अगर मैं ये चैट बॉक्स देख रहा हूं तो बार बार आप चेक डाउट बॉक्स मत बोलो, है ना? आपको जो डाउट है वो आप लिख दो, सिंपल सीधी बात है। देन हाँ जी, बेरिस्फेयर जो है वो है पूरा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंप्लीट बेरिस्फेयर। मेसोस्फेयर है सिर्फ लोअर मेंटल, और एस्थेनोस्फेयर है अपर मेंटल का एक हिस्सा, और लिथोस्फेयर है क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल। ठीक है, यहां पे लार्जली कैसी रॉक होती है? ग्रेनाइटिक। ओशियन के अंदर कैसी रॉक होती हैं? बसाल्ट। ओशियन के अंदर क्या होती हैं? बसाल्ट। सर ये क्या है ग्रेनाइट और बसाल्ट? देखो बच्चा, ग्रेनाइट और बसाल्ट कुछ नहीं है, कुछ रॉक्स होती हैं। सर ये रॉक्स कैसी दिखती हैं? सर ये देखिए, ये रॉक्स इस तरीके से दिखती हैं। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये इस तरीके से पत्थर दिखते हैं, यहां पे आपकी स्क्रीन के सामने है, ये इस तरीके से हैं। सर यूट्यूब की चैट पढ़ रहे हैं, ये नए आए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे चल ही नहीं रही है क्लास। ठीक है, हाँ जी, ऑल्सो इंट्रोसिव इग्नियस रॉक। बेटा हरनूर प्रीत कौर, एपी सेंटर एक से ज्यादा हो सकते हैं भाई, अलग अलग जगह पे अर्थक्वेक आएगा तो अलग अलग एपी सेंटर होंगे। एक अर्थक्वेक का एक एपी सेंटर होता है, बस अपने दिमाग में बसा लो, इसके बाद तुम्हारे दिमाग की प्लेटें हिल जाएंगी। वाई वी फाइंड निकल एंड आयरन डीप इन द अर्थ? क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब ये सवाल आया कि भाई साहब कल से एक ही क्लास लूंगा तुम्हारी सिर्फ, क्योंकि इस क्लास में तो थकावट और भी ज्यादा है। मैग्मा एंड लावा, कितना आसान है, रिपीट कर देना। मैग्मा और लावा जब ये अर्थ के इंटीरियर में है तो इसे मैग्मा कहते हैं, और अर्थ के बाहर आ गया, एक्सटीरियर में है, तो इसे लावा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एस वेव ओशियन में ट्रेवल नहीं कर रही है भाई। मैं जब बोल रहा हूं, आप अपने दिमाग में एक बात क्यों नहीं बसा रहे हो कि पी वेव और एस वेव बॉडी वेव है ना? ओशियन सरफेस पे है, उसके नीचे की बात चल रही है बावले। ठीक है, अब सवाल यह पूछा गया, वोल्केनिक इरप्शन कहां से होता है? वोल्केनिक इरप्शन यहां से होता है, यहां से नहीं। ये जो है, दिस इज वोल्केनिक इरप्शन का प्लेस।
ठीक है। ठीक है, क्रस्ट और मैग्मा के बीच क्या है? सॉलिड एक पत्थर है, रॉक्स हैं, सॉलिड पत्थर हैं बेटा, सॉलिड पत्थर हैं, इस तरीके से सॉलिड पत्थर हैं, राइट, सॉलिड पत्थर हैं, रॉक्स हैं, इस तरीके से रॉक्स हैं। ठीक है, और कुछ? स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर किधर गए? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं कमेंट्स नहीं लिख पाऊंगा। अब हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रॉक्स। ठीक है, अब हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी ग्रेनाइट और बसाल्ट देखा, तो आपको अब जानना जरूरी है रॉक्स के बारे में। ठीक है, रॉक्स के बारे में। ठीक है, देखिएगा ये जो चैप्टर है, अब आप समझिएगा, आपको एक चीज पता लगी। पहला सवाल, पहली चीज तो आपको यह पता लगी कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाया? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए वी नीड सम टाइम, सो आई एम नॉट केटरिंग दैट। हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनसे हमारा बेस बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड होगा, बहुत ही स्ट्रांग, है ना। तो आप ये कंप्लेंट मत रेज कीजिएगा कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। I am selectively catering those topics that are really helpful for you to build your base. And moreover, 5, 7, 10 दिन के बाद यही चीजें वापस मैं इंक्लूड कर दूंगा जब आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। नहीं तो आप पहली ही क्लास छोड़ दें और समझ जाएं कि अपने बस का रोग नहीं है, उससे तो नहीं होगा। इसीलिए आपको थोड़ा इत्मीनान से, धैर्य से इसको समझना है। ठीक है, सो आई विल नॉट केटर दिस। अब हम बात करते हैं रॉक्स क्या होती हैं। देखिए, रॉक्स को समझना है ना, रॉक्स को अगर समझना है तो थोड़ा सा बेसिक्स में चलते हैं। बेसिक्स में हम समझते हैं कि सर हमारे ना अर्थ पे बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। सर कौन से एलिमेंट्स? सर आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखी है? मैंने बोला हां देखी है। सर जो ये पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई चीजें हैं वो सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, राइट। अब हम, हाँ जी, चैप्टर नंबर 2, पहले तो तुम्हारे लिए ये भी बताना जरूरी है ना, तीसरी क्लास को पढ़ा रहा हूं मैं, 12वीं क्लास के पास आउट तो लगते नहीं हो तुम। अब एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं मिनरल्स, राइट। सर मिनरल्स मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कुछ ऐसे एटम्स मिलके क्या करते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं ना, वैसे ही यहां पे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, राइट। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं। इन केमिकल कंपाउंड्स को जिनके अंदर एक फिक्स्ड ऑर्डरली स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? मिनरल कहते हैं। तो अब मुझसे किसी ने डेफिनेशन पूछी कि सर मिनरल क्या होता है। मैंने बोला बेटा मिनरल जो हैं वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का मतलब जीवित नहीं है ना, नॉन लिविंग सॉलिड्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जिनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। डेफिनेट कॉम्पोजिशन और एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम मिनरल कहते हैं, राइट। अब इस मिनरल के अंदर ये मिनरल, सर कोई एग्जाम्पल बता दो। मैंने बोला बेटा आप है ना एक काम करना, एक मिनरल दिखाता हूं अभी जिसे हम बोलते हैं फेल्ड्स्पार, एक मिनरल है जिसे हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, राइट, और एक मिनरल है जिसे हम बोलते हैं ओलिवाइन। ये सारे क्या हैं बेटा? ये सारे मिनरल्स हैं। ये सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स का, अब ये सारे क्या है? मिनरल्स हैं। इस अर्थ पे मेरे प्यारे दोस्त
अराउंड 4000 से 5000 मिनरल्स मिलते हैं। अर्थ पे कितने मिनरल्स हैं? 4000 से 5000 मिनरल्स हैं। बट इनमें से, इन मिनरल्स में से 8 से 9 मिनरल्स, 8 to 10 मिनरल्स मान लो, 8 to 10 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि आपको रॉक्स के अंदर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? रॉक्स के अंदर मिलेंगे। 8 to 10 मिनरल्स मेजरली फाउंड इन रॉक्स, मेजरली फाउंड इन रॉक्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहते हैं। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैं करोल बाग में पढ़ा रहा हूं, मैं नीचे जाता हूं और 2 पत्थर उठाता हूं और तुम्हारे सामने लेके आता हूं। उन 2 पत्थरों को मैंने जब तोड़ा तो उसके अंदर कुछ मिनरल निकले। वो जो मिनरल है ना बेटा, वो मिनरल इन्हीं 8 से 10 मिनरल्स की कैटेगरी में आएंगे। राइट? ऐसे तो धरती के ऊपर बहुत सारे मिनरल्स का प्रेजेंस है, बट हमें लार्जली जो पत्थर इस धरती पे बने हुए हैं वो इन्हीं मिनरल्स से बने हुए हैं। अब मैं आपको एक काम करता हूं, इन मिनरल्स की थोड़ी सी आपको मैं इनकी शक्लें दिखा देता हूं, फोटो दिखा देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आप सब लोगों के लिए जानना कि ये मिनरल्स क्या हैं। राइट? यू विल सी दिस। मैं पहले दिखाता हूं फेल्ड्स्पार। देखिएगा ये इस तरीके के हैं, है ना? दिस इज व्हाट वी हैव, फेल्ड्स्पार। ये है फेल्ड्स्पार। समझ में आ गया सबको कि ये क्या है? फेल्ड्स्पार है। डन रहा। अब सर और क्या मिनरल है? सर और मिनरल में आप हमें क्वार्ट्ज भी दिखा दो। राइट? आप हमें क्वार्ट्ज दिखा दो। अच्छा एक बात देखो, फेल्ड्स्पार का फॉर्मूला। अब बोले कि फेल्ड्स्पार का फॉर्मूला क्या है? सर के एल्यूमिनियम, सिलिका, ऑक्सीजन। तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां से मुझे पता लगा कि फेल्ड्स्पार का एक केमिकल, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। यहां पे हमें पता लग गया ना कि इसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। ठीक है सर, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसकी केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है। बिल्कुल। इनके यूज क्या है? फेल्ड्स्पार बेटा जो हम ग्लास बनाते हैं ना, ग्लास, ये जो कांच बनता है उसके अंदर फेल्ड्स्पार यूज होता है ना? उनके अंदर फेल्ड्स्पार यूज होता है। माइका एक मिनरल है जो आपको इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर यूज होता हुआ दिखाई देगा, है ना? इन सबके मिनरल्स के बहुत इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं। ठीक है, ये बात आपने अच्छा सवाल था, मैंने आंसर किया। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे सियाल सीमा बच्चा, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब समझ में आ गया। तो ये क्या है? फेल्ड्स्पार है। फेल्ड्स्पार का क्या है? एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। और क्या इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सही बात है सर, इसका एक स्ट्रक्चर भी है। तो इसे हमने क्या बोला? एक मिनरल बोला। बिल्कुल सही बात है, मिनरल बोला। और ये मिनरल आपको कहां मिलेगा? सर ये मिनरल एक पत्थर में मिलेगा, और इसीलिए उस पत्थर को हमने क्या बोला है? रॉक बोला है। उसको क्या बोला है? रॉक बोला है। ठीक है ना? ना ना ना, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम जेई नीट की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। आ जाओ, अब हम समझें। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूं आपके पूरे के पूरे सवाल की। देखिए बच्चों, जब आप यहां पे इस तरीके से पढ़ेंगे रॉक्स, मैं फिर इसको ऊपर कर दूंगा ना तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। राइट, साफ एंड राइटिंग में लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसानी भी हो। देखो, अब मुझे किसी ने बोला सर एलिमेंट्स, मैंने बोला हां जी एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को जब आप इनका एक फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन देखोगे, फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन देखोगे तो क्या बनेगा? फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन देखोगे तो सर बनेंगे मिनरल्स। सर जब ये मिनरल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? जुड़ जाएंगे। राइट, जुड़ना।
एग्रीगेट हो जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? रॉक्स कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? रॉक्स कहेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? रॉक्स। तो अब हमें यह समझ में आया कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल। सो कैन आई से रॉक्स की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप लिखेंगे रॉक इज द एग्रीगेट ऑफ two or more minerals in solid form, इसे हम क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। डन। ठीक है, तो अब सर हमें कुछ रॉक्स दिखा दीजिए। मैंने बोला एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दो रॉक्स दिखाता हूं, ग्रेनाइट दिखाता हूं और बसाल्ट दिखाता हूं। ठीक है, अब आपसे फिर मेरा सवाल होगा। ठीक है, फिर मेरा कुछ सवाल होगा आपसे, आप ध्यान से समझना। लेट्स से फेल्डस्पार मैंने आपको दिखा दिया ना, अब मैं आपको पहले एक और मिनरल दिखाता हूं, क्वार्ट्ज। देखिए क्वार्ट्ज कैसा दिखता है। देखो क्वार्ट्ज इस तरीके का दिखता है, ये देखो, राइट। डन रहा। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं ग्रेनाइट, ये रहा बेटा ग्रेनाइट, दिस इज ग्रेनाइट। मिनरल्स की डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। ये ग्रेनाइट है। तो अब इस ग्रेनाइट को जब आप देखोगे, मैं ग्रेनाइट लेके आया और उसको तोड़ दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो क्या ये रॉक, क्या ये जो ग्रेनाइट है, दिस ग्रेनाइट, ये जो ग्रेनाइट है, दिस इज मेड अप ऑफ टू और मोर मिनरल्स। यस, दो और मोर मिनरल्स से। तो हर रॉक है ना, ऐसे ही मिनरल्स से जुड़ के बनी होती है। वेरी गुड। डन, बहुत बढ़िया। सो अब आपने देखा कि ग्रेनाइट के अंदर दो मिनरल होते हैं। मैं आपको जस्ट, अगर आपको याद रखना है तो रख सकते, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ग्रेनाइट किससे मिलके बना है बेटा? ग्रेनाइट के अंदर फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज दोनों होते हैं, और दोनों जब जुड़ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, तो एक पत्थर बनता है जिसे हम कहते हैं ग्रेनाइट, राइट। क्लास बीच बीच में स्टक हो रहे तो आप उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अब मिनरल्स की मुझसे किसी ने डेफिनेशन पूछी, नोट्स बनाने हैं क्या? नहीं बेटा, नोट्स बना के क्या करोगे, है ना, खाली टाइम पास ही तो करने आए हम यहाँ पे। बढ़िया सुनो, जीवन में इसको नोट मूवी बना देना इस पे। मतलब सारी रॉक्स में मिनरल होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, सारी रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, क्योंकि रॉक्स बनी किससे है? मिनरल से बनी है। ठीक है, क्वार्ट्ज का यूज वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस में होता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है वही है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों के जवाब में मैं आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंटली रोस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसे सवाल ताकि ना दोबारा पूछे जाएं। डन। इतना इंटरेस्टिंग बात चल रहा है, चलिएगा। अब हम देखें, किसी ने मुझसे पूछा, मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूं मेरे दोस्तों, ताकि आपकी
जो ये ब्रेन साइज है 1350 सेंटीमीटर तक का नहीं हो पाया है, उसके अंदर चला जाए, है ना। चलिए रिवीजन में सबसे पहली बात आई, सर मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स क्या हैं? राइट, मिनरल्स आर naturally occurring compound having fixed chemical composition and definite structure. इसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। इसे हम मिनरल्स कहते हैं। We call them as minerals. Then अब हमसे अगला सवाल ये पूछा गया, what are rocks? Aggregate of 2 or more मिनरल्स, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं इन सॉलिड फॉर्म वी कॉल इट एज रॉक्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। ठीक है, डन। टोटल इस अर्थ पे 4000 से 5000 मिनरल्स मिलते हैं। 5000 मिनरल्स मिलते हैं और उनमें से लार्जली 8 से 10 मिनरल जो हैं वो हर प्रकार की रॉक में बहुत ही कॉमन, 8 to 10 मिनरल्स आर कॉमन। ठीक है, जैसे मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा आप, ठीक है, नहीं तो आप खत्म हो जाएगी, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा उसमें। डन। बाय स्वागतिका इज एंड ठीक है। चलिए बारहवीं क्लास के बच्चे ज्यादा सीरियस होते हैं बेटा तुमसे। चलिएगा, अब हम देखें एग्रीगेट का मतलब बेटा होता है आंखें लगा के देखना, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला हम बात करें कि रॉक्स के टाइप कितने कितने हैं। टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, टाइप ऑफ रॉक्स। देखिए बेटा 3 तरीके की रॉक्स होती हैं। वन वी कॉल एज इग्नियस रॉक, सेकंड वी कॉल एज सेडिमेंट्री रॉक, and third we call as metamorphic rock। ये 3 तरीके की रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स। अब इनकी कहानी की शुरुआत हम करेंगे कल की क्लास में। आज यहां पे एक बार इसे पूरा पढ़िएगा और मैं आपको साइमल्टेनियसली कुछ चीजें शेयर करूंगा जो कि आपको रिपीटेटिव जरूर लगेगा बट आपके लिए बहुत आसान होगा यहां पे पढ़ना। जैसे पी वेव और एस वेव का कंपैरिजन यहां पे लिखा हुआ है, देन यहां पे आपको शैडो जोन दिख जाएगा, फिर आपको यहां पे फिर शैडो जोन दिख जाएगा, देन आपको यह भी पता लग जाएगा कि इसमें ये किस तरीके का एक नोट्स है ना। डन। देन फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको दिखेंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। राइट, so we'll see you tomorrow guys. Please do revise it thoroughly so that we can proceed further and please जिनको मैंने कुछ कुछ बोला है वो बुरा नहीं मानेंगे बट हाँ अपना लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे ताकि आप जब सवाल पूछें तो थोड़ा सोच समझ के एक अच्छा रेलेवेंट क्लास के मुताबिक सवाल पूछें।
जितना अच्छे बच्चे क्लास के अंदर होंगे उतना अच्छा कंटेंट मैं और ज्यादा कंटेंट आपके साथ डिलीवर कर पाऊंगा। अगर आप मुझसे बहुत ही लेम डाउट्स पूछेंगे तो ये एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मेरे ऊपर भी बात समझिए कि मैं सबको केटर भी नहीं कर पाऊंगा। और अगर कोई बहुत ही बेसिक सवाल का बहुत ही बेसिक डाउट होगा तो उसका आंसर कर पाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ चीजें आप अपने एंड पे भी करें। ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं। यू हैव टू डेवलप योर विजडम टू क्रैक दिस एग्जाम। सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू सो मच, हasta la vista, बाय बाय, टेक केयर।